ही कविता को गद्य से अलग करती है। इसीलिए छंद की अनिवार्यता, छंद मतलब ऐसा छंद जो अम, कविता के रूप को गद्य से अलग दिखा सके, और भाषा, इन दोनों के बारे में, डिक्शन के बारे में, राइम के बारे में एक अलग विचार था वर्ड्सवर्थ से कॉलरिज का। और उनका ये कहना था कि कविता के लिए एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन जरूरी है, और उसका उद्देश्य जो है, वास्तविक उद्देश्य तात्कालिक आनंद देना है। यानी कि कविता पढ़े कोई और उसी समय उसको आनंद की अनुभूति हो पाठक को, ये बहुत ही जरूरी है। तात्कालिक लक्ष्य उसका आनंद देना है। सत्य का बोध कराना भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य वो ये नहीं मानते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कवि की अनुभूति को सभी लोगों की, जो भी वो कविता पढ़ें पाठक, उन सबकी अनुभूति में तब्दील कर देना ये कवि का कर्तव्य है। तब जाके कविता बनती है, उसके बगैर नहीं बनती है। आपको बताया था कि स्वच्छंदतावाद में आत्माभिव्यक्ति और नितांत व्यक्तिगत और निजी अभिव्यक्ति का पक्ष लेते थे। जैसे हमारे यहाँ के स्वच्छंदतावाद में भी आत्माभिव्यक्ति आप एक विशेषता देखते हैं, ऐसे ही पश्चिम के रोमांटिसिज्म में भी आत्माभिव्यक्ति या स्व की अभिव्यक्ति का आग्रह मिलता है स्वच्छंदतावाद में। लेकिन कॉलरिज ने इससे भिन्न भी एक बात कही कि सार्वजनीनता इस कविता के लिए अनिवार्य है। व्यक्तिक जो आत्मनिवेदन है या व्यक्तिक आत्माभिव्यक्ति है कवि की, उसको सभी लोगों के पाठकों के मन पर प्रभाव डालने वाला, प्रभाव डालने वाले एक ऐसे साहित्य रूप के रूप में तैयार कर देना जिससे कि पाठक के मन पर प्रभाव पड़े, ठीक वैसा ही जैसे कवि के मन पर प्रभाव है। इसके लिए समन्वय जरूरी है। किस किस में समन्वय जरूरी है? तो उन्होंने कहा बुद्धि और हृदय में समन्वय जरूरी है, तब जाकर ये सार्वजनीन तत्व, सार्वजनीनता का तत्व आता है कविता में। दूसरा कहा कि जो वस्तु तत्व है और जो आत्म तत्व है, उन दोनों का समन्वय जरूरी है, तब जाकर ये कविता जो है प्रभावित कर सकती है पाठकों को। तो उन्होंने कविता को गद्य से अलगाया, कविता की भाषा को गद्य की भाषा से अलग बताया, कविता और गद्य के बीच में छंद को एक भेदक तत्व के रूप में माना, और कविता का जो लक्ष्य है, मूल लक्ष्य, वो उन्होंने कहा कि आनंद देना है, और ये आनंद समन्वय के माध्यम से हो सकता है। यानी कि बुद्धि और हृदय में समन्वय हो, वस्तु तत्व और आत्म तत्व में समन्वय हो, तो ये हो सकता है। और ये कैसे होगा, इसके उत्तर में उन्होंने एक शक्ति का उल्लेख किया जिस शक्ति को पहले के लोग भी पहचान रहे थे, लेकिन कॉलरिज ने उसका नाम दिया कल्पना। उससे पहले भी लोग उसका नाम देते थे अलग अलग। किसी ने उसको फैंसी कहा था, FANCY, किसी ने उसको देवी शक्ति कहा था। जैसे आप प्लेटो के संदर्भ में पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई देवी शक्ति के प्रभाव में होता है कवि जो कविता कर पाता है। तो एक अलौकिकता का तत्व उसने कविता के काव्य सृजन के साथ जोड़ दिया था। अरस्तु ने इसी के लिए अनुभूतियों और ऐसी किसी शक्ति का जिक्र किया जिससे कविता बनती है या प्रकृति का पुनः सृजन कविता में संभव होता है। और एक विचारक थे टॉमस हॉब्स, उन्होंने भी इसी जिक्र किया कि कैसे कविता बनती है या कैसे कवि या साहित्यकार अभिव्यक्ति कर पाता है। तो उन्होंने ये कहा कि कविता, आप प्लेटो और अरस्तु को तो पढ़ ही चुके हैं, टॉमस हॉब्स ने जो कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कॉलरिज से पूर्व किन किन लोगों ने कल्पना पर बात की, ये मैं बता रही हूँ आपको।
तो उन्होंने कहा कि जितने भी विचार या जितने भी साहित्य रूप हमें दिखते हैं अपने आसपास, उनके मूल में संवेदन होता है। और वो संवेदन क्या है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि जब कोई मूल वस्तु हम देखते हैं और वस्तु को हमारी आंखों के सामने से हटा लिया जाए और हम आंखें मूंद लें, तो हमारी आंखों में उसकी एक इमेज रह जाती है, उसकी एक छवि बनी रह जाती है। और इसी इमेज से उन्होंने इमेजिनेशन को मिश्रित होते हुए बताया, कहा कि जो कुछ भी अनुभव है मनुष्य के और जो कुछ भी वो देखता है, वो थोड़े समय के बाद या वो समय बीत जाने के बाद उसके मन मस्तिष्क पर एक छवि बना लेते हैं। यही इमेजिनेशन है। इस छवि से या इमेज से इमेजिनेशन का निर्माण हुआ है, उसने कहा। और इस इमेज से उसने कहा कि कविता जो है एक बिंब विधायनी जो शक्ति है, कल्पना कल्पना उसने नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि वो मनुष्य के मस्तिष्क की एक बिंब विधायनी शक्ति है, जिससे ये इमेज निर्मित होती है उसकी आंखों में या उसके मस्तिष्क में। तो ये बिंब विधायनी शक्ति अनुभवों को जैसे अपने अंदर संजोती है और जैसे प्रभावित होती है अपने आसपास के चित्रों से, वो चित्र संचित रह जाते हैं उसके दिमाग में, वो बिंब संचित रह जाते हैं मनुष्य के दिमाग में। और वही एक आधार सामग्री देते हैं कवि को, जिससे वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और जो देख रहा है वस्तुएं, जो देख रहा है जो जगत वस्तु जगत देख रहा है, उससे अपने प्रत्यय जगत का समन्वय या एक समायोजन वो इस बिंब विधायनी शक्ति के माध्यम से ही कर पाता है। और इसी से इमेजिनेशन होती है, ऐसा उसने कहा। फिर एक विचारक हुए विलियम ब्लेक, उन्होंने भी यही कहा कि ये मस्तिष्क की एक विशेष प्रकार की शक्ति है, जिससे मनुष्य के अंदर एक दैवी चैतन्य का अंश जो है वो जागृत हो जाता है और उसे सूक्ष्म संसार को पहचानने की क्षमता देता है मनुष्य को। सूक्ष्म संसार यानी जो दिख रहा है वो स्थूल है, उसके भीतर जो भावनाएं हैं, विचार है, जो उसके अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो सीधे आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो पहचानने की क्षमता हमें किसी दैवी चेतना से मिलती है, जो हमें कविता लिखने की प्रेरणा देती है। ये ऐसी बातें कॉलरिज से पहले हो रही थी और कभी इसे ये सभी थॉमस हॉब्स हों या विलियम ब्लेक हों या अरस्तु हों या प्लेटो हों, जिन्होंने भी इस शक्ति की बात की, उसके बारे में कभी साफ साफ नहीं कहा कि वो कौन सी शक्ति है और वो कैसे काम करती है, कैसे प्रत्यय को या विचारों को जगत के जो अनुभव है हमारे या जो हम देख रहे हैं उससे कैसे संयोजित करती है। और उसको सामान्य जीवन में जो हम सोचते हैं या सपने देखते हैं या कल्पना करते हैं अपने भविष्य के बारे में ही, उससे कैसे अलग करके देखा जा सकता है। यानी कि कविता की शक्ति और जो सामान्य जीवन की कल्पनाएं हैं उसको अलगा कर कैसे देखा जा सकता है, ऐसा किसी ने भी पहले नहीं बताया था। कॉलरिज ने पहली बार ये जो प्रत्यय जगत को वस्तु जगत से समन्वित करके एक सृजन कर देने वाली जो प्रेरणा शक्ति है, इसके रूप में कल्पना की बात की और उसको सामान्य जीवन में जो सामान्य मनुष्य कल्पना करता है भविष्य के संदर्भ में या सपने देखता है, उससे अलग करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि जो सामान्य मनुष्य अपने जीवन में दिवा स्वप्न देखता है या अपने भविष्य की या कल की कल्पना करता है, उसको फैंसी कहा जा सकता है, क्योंकि वो उसमें कोई सृजनात्मकता की शक्ति नहीं होती है, कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाती है, कोई उत्पाद उससे नहीं निर्मित होता है। जबकि कवि के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जो सारे
अपने आसपास बिखरे हुए विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को, और जो अ, कवि खुद सोच रहा है, उसको संयोजित करके एक प्रोडक्ट के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, एक वस्तु के रूप में आपके सामने क्रिएट करके दिखा देती है। तो फैंसी और कल्पना, ये दो उन्होंने नाम दिए, और फैंसी को उन्होंने सामान्य मनुष्य की कल्पना बताया, और कल्पना को, इमेजिनेशन को उन्होंने कवि की प्रतिभा बताया या कवि की कल्पना बताया, जिससे कविता सृजित होती है, कविता बनती है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई निश्चित संज्ञा दी गई इस तरह की शक्ति को, जिसे पहले कभी फैंसी कहा जाता था, कभी इमेजिनेशन कहा जाता था, कभी वर्ल्डली कहा जाता था कि ये दैवी शक्तियां हैं, कभी ये कहा जाता था कि ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ पावर्स हैं, इस तरह की बातें की जाती थी। तो उसको पहली बार कॉलरिज ने एक निश्चित नाम दिया, निश्चित संज्ञा दी, और एक ऐसी शक्ति विशेष की चर्चा की जिसके माध्यम से विचार, भाव, उद्देश्य, वस्तु, अनुभव, इन सबको एक साथ बांधकर, एक अनुपात में बांधकर ऐसे पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाए कि वो एक नया संसार लगे पाठक को। वो जिस संसार में रहता है उससे थोड़ा सा भिन्न, उससे मिलता जुलता भी, और उससे थोड़ा सा भिन्न भी, एक नया अलग संसार उसे दिखाई दे उस कविता के अंदर। तो उसको कॉलरिज ने कहा कि ये वास्तविक कल्पना है, कवि कल्पना है, जिससे कविता बनाई जा सकती है, कविता लिखी जा सकती है, और इसको लगभग काव्य प्रतिभा के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि कवि जिस शक्ति या जिस प्रतिभा के माध्यम से कविता लिखने में सक्षम होता है, उसको कॉलरिज ने कल्पना या इमेजिनेशन का नाम दिया। और दूसरी तरह की कल्पना, जिसे फैंसी उन्होंने कहा, वो सामान्य जीवन में सभी के पास होती है, आपके पास भी, मेरे पास भी, अन्य लोगों के पास भी होती है। उसके माध्यम से मनुष्य अपने भविष्य के बारे में और अपने विगत के बारे में, तरह तरह के विचार जो उसने देखे नहीं है उसके बारे में वो सोचता है। और कभी कभी उनके अंदर एक सूत्रता होती है, कभी कभी उन कल्पनाओं में या इमेजेस में या बिंबों में एक सूत्रता नहीं होती है। कभी कभी वो विचार हमें भविष्य में सच होते हुए दिखते हैं, हम उनको सच में परिणत कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बहुत सारे असंबंधित, एक दूसरे से निरर्थक कई तरह के दृश्य हमारे मस्तिष्क में संचित होते हैं, और उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब हम सामान्य जीवन के कार्यकलाप में लगते हैं तो उन सभी दृश्यों को, सभी बिंबों को हम भूल जाते हैं। कभी कभी वो कोई कुछ सार्थक होते हैं और कभी कुछ निरर्थक होते हैं, कभी कभी अपने काल और देश से असंबद्ध होते हैं। आपने भी कई बार ऐसे सपने देखे होंगे, या ऐसे ख्याल आपको आए होंगे कि जैसे कि आप कभी बचपन के किसी मित्र को कॉलेज कैंटीन में बैठकर मिल रहे हैं, या जिन जगहों पर जिन लोगों को आपके साथ नहीं होना चाहिए वैसे लोग आपको स्वप्नों में दिखाई देते हैं। असंबद्ध जगह से, असंबद्ध देश काल से असंबद्ध चित्र आपके दिमाग में कभी कभी आते होंगे। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यस मैम। तो जो इस तरह के ख्याल होते हैं, या इस तरह के जो मन में बातें आती हैं, या इमेजेस आती हैं, या बिंब आते हैं, या स्वप्न आते हैं, इस तरह की सभी चीजों को कॉलरिज ने फैंसी की कैटेगरी में रख दिया कि वो फैंसी होते हैं। वो वास्तविक कल्पना भी नहीं होते हैं, वो फैंसी होते हैं। वो कल्पना एक कमजोर कल्पना है, जिसमें जो कुछ निर्माण नहीं कर सकती है, और ना ही कोई दिशा दे सकती है, ना आनंदित कर पाती है पूरी तरह से। तो ये एक कैटेगरी उन्होंने बनाई, और दूसरी कैटेगरी उन्होंने इमेजिनेशन की बनाई, जिसके अंदर
कवि जो है वो कल्पना करता है और कल्पना के माध्यम से वो एक नया प्रोडक्ट, एक नया उत्पाद सृजित करके लोगों को दे देता है। अब फैंसी तो एक बिल्कुल उच्च श्रृंखल विश्रृंखलित चित्रों की एक श्रृंखला है, जैसे समझिए वो आपस में संबद्ध भी नहीं है। कभी दिवा स्वप्न में आते हैं और कभी आप जागते हुए भी ऐसे ख्याल मन में ला सकते हैं। उसको उन्होंने कहा दूसरे तरह की जो सृजन धर्मी कल्पना है, उस कल्पना को उन्होंने दो भागों में फिर पुनः विभाजित कर दिया। एक को उन्होंने प्राथमिक कल्पना कहा और दूसरे को उन्होंने गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना कहा। प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना। अब इसके बारे में उन्होंने एक जगह लिखा कि इमेजिनेशन देन आई कंसिडर ईदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी। फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का अंतर बताने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं बताता हूं कि ये इमेजिनेशन क्या है। इसको मैं दो तरह की मानता हूं, दो तरह की होती है। प्राइमरी कल्पना को या प्राथमिक कल्पना को उन्होंने कहा कि जितना भी मनुष्य के सोचने का जो कुछ भी दायरा है या जो जितना भी वितान है, उस सबके अंदर जो कुछ भी आता है वो मैं उसको मैं आधार मानता हूँ प्राइमरी कल्पना का। यानी कि वो एक ऐसी जीवित शक्ति है, प्राइमरी कल्पना, जो सभी मनुष्यों को जो कुछ भी जीवन जगत में है उसको का ग्रहण करने की ताकत देती है। अब इसी कल्पना के भरोसे मनुष्य आज तक जो कुछ भी ग्रहण करता आया है वो सब इसी के आधार पर करता आया है। जैसे कि बचपन से हम सीखते हैं मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, ये सभी जो हमारे बोध के आधार होते हैं, इंद्रिय बोध के आधार होते हैं, वो वो यही कल्पना होती है। यानी कि आप किसी चीज को मीठा अनुभव कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी उसे मीठा कह रहा है, तो इस मीठा शब्द के साथ उस वस्तु का संबंध जोड़ना, संकल्पना के साथ वस्तु का संबंध जोड़ना और उसको अपने अनुभव के साथ जोड़ पाना इसी कल्पना के माध्यम से संभव होता है, ऐसा कॉलरिज ने कहा। यानी कि मनुष्य, और ये लगभग सब में समान होती है, जैसे मैं ठंडे को ठंडा, गर्म को गर्म कह सकती हूँ, वैसे ही आप भी अपने अनुभव के आधार पे ठंडे को ठंडा, गर्म को गर्म कहते हैं, मीठे को मीठा कहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो मीठे को, जो मुझे मीठा लगेगा उसको नमकीन कह दे। तो जो हमारे संवेदनों को ट्रेन करती है, हमें सेंसिटिविटी देती है, हमें जो कुछ हमें दिख रहा है और जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है उसके बीच का संबंध बनाने की ताकत जो हमें देती है, उसको उन्होंने प्राथमिक कल्पना कहा और कहा कि इसी कल्पना के आधार पे मनुष्य जितना भी जीवन जगत में जो कुछ भी है उसको परसीव करता है। हमारी परसेप्शन का, हमारे ज्ञान प्राप्त करने का या संवेदित होने का मुख्य आधार यही प्राथमिक कल्पना है। इसी के माध्यम से हम संबंधों के बारे में, हम सही गलत के बारे में, हम वस्तुओं के स्वाद और उनके स्पर्श के बारे में, और जो कुछ भी जीवन जगत में हमारे अनुभव के क्षेत्र हैं उनके अंदर जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं उनके बारे में या उनके बारे में समझते हैं, हमारे बोध का आधार वास्तविक रूप से यही शक्ति होती है जिसे कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना कहा। ये समझ पाए आप सभी लोग? जी मैम। तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक कल्पना मानवीय ज्ञान का सबसे प्राथमिक स्रोत है या हेतु है या कारण है। उसी के कारण या उसी से
हमें सभी वस्तुओं का और सभी भावनाओं का जो मनुष्य मात्र में सामान्य होती हैं उनको ग्रहण करने का ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान हमें इसी कल्पना के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर ये शक्ति, ये प्राथमिक कल्पना मनुष्य में नहीं होती, जैसे आंख से हम देख नहीं सकते, स्पर्श से हम कठोर और कोमल का अनुभव नहीं कर सकते, हम अपनी जिह्वा से स्वाद का बोध नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवित होने का आधार, हमारे जीवन में सुचारू ढंग से चलने का आधार, सभी इंद्रियों से सभी तरह के बोध प्राप्त करने का जो आधार है वो यही प्राथमिक कल्पना है। इसी से हमें जीवन जगत के बारे में एक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक तरह से प्राथमिक कल्पना हमारे जीवन की सबसे पहली व्यवस्थापक शक्ति है, यानी कि हमें व्यवस्थित ढंग से अपने बोध में सक्षम बनाती है। वो बोध किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो भावनात्मक हो सकता है, इंद्रिय बोध हो सकता है, हमारे वस्तु जगत के प्रति जो हमारी सजगता है, हम जो मनुष्य को देखकर उसका एक प्राथमिक चित्र बना सकते हैं। उसके दो कान हैं, उसके दो पैर हैं, उसके दो हाथ हैं, उसकी आंखें हैं, वो बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये सब चीजों का ज्ञान जो है या संबंध अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये सबको पता है, ये हर मनुष्य जानता है। तो ये जानने का ये एक सामान्य मानसिक क्रिया है उनके हिसाब से, जो स्वतंत्र और सहज रूप से जब मनुष्य के अंदर क्रियान्वित होती है, तो मनुष्य मनुष्य की तरह व्यवहार करता है, मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ट्रेनिंग उसकी होती है मनुष्य की तरह। तो वो एक सामान्य जो चेतना है सभी मनुष्य में जो होती है, व्यवस्थित बोध प्राप्त करने के लिए जीवन जगत का, वो समन्वयकारी शक्ति, जिससे हम जीवन के बारे में सब कुछ जान पाते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं और सब कुछ ग्रहण कर पाते हैं उससे, उसको उन्होंने प्राथमिक कल्पना कहा। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये लगभग सभी मनुष्य में होती है। जब नहीं होती है तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो कमजोर माना जाता है, या कंट्रोल में नहीं है उसके, ये माना जाता है, या उसको कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति विकलांग है, क्योंकि वो जीवन जगत को ठीक से परसीव नहीं कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, उसके अंदर ये शक्ति कम है। तो सभी सामान्य मनुष्यों में, सभी लोगों में ये शक्ति पाई जाती है, जिससे वो जीवन जगत के सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शक्ति कभी कभी कुछ लोगों में कई गुना होकर सृजनात्मक हो जाती है, और वो सृजनात्मकता कवियों में, कलाकारों में, दार्शनिकों में और चित्रकारों में पाई जाती है, क्योंकि वो बाह्य जगत को जितना सामान्य मनुष्य देख पाता है, या उसके बारे में जो अनुभव ग्रहण कर पाता है, या जो वस्तु जगत और प्रत्यय जगत के बीच में सामान्य व्यक्ति जितनी जितनी दूर तक एक सूत्रता स्थापित कर पाता है, उससे भी आगे जाकर कवि, कलाकार या चित्रकार सूक्ष्मता से मनुष्य मन को, या इस सृष्टि के अंदर जो चलने वाली चेतन शक्ति है उसका एहसास कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि और उसका पुनर्सृजन कर पाते हैं, यानी कि सामान्य मनुष्य तो केवल अच्छे बुरे सही गलत के बारे में जानता है और उसके हिसाब से व्यवहार करना सीखता है, लेकिन सामान्य मनुष्य के जीवन व्यवहार के बीच में क्या क्या कारण है, और वो अगर ऐसे ना हो, किसी दूसरे ढंग से संयोजित हो, तो जीवन का रूप कैसा हो, इसके बारे में जो सोच पाता है वो कवि या कलाकार होता है।
वो सामान्य मनुष्य से अधिक सोच पाता है। वो बाह्य संसार, जीवन जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, केवल उसको देख अनुभव ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता है, अनुभव ही नहीं कर सकता है, बल्कि वो उस अनुभव को या उस वस्तु को या उस जीवन के उस रूप को पुनः सृजित भी कर पाता है, पुनः प्रस्तुत कर पाता है। यानी कि हम सामान्य मनुष्य तो लोगों को देखते हैं, उनके जीवन व्यवहारों को देखते हैं, उनके संबंधों को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, लेकिन कभी इससे भी आगे जाकर उनके बीच के जो समस्याएं हैं उनको भी देख सकता है, और उनके समाधान कैसे किन परिस्थितियों में हो सकते हैं वो भी बता सकता है, वो भी देख सकता है, उसका भी पुनः सृजन कर सकता है। हम जितना हमारी आंख की सीमा में आता है या हमारे बोध की सीमा में आता है उतना अनुभव कर पाते हैं और उतना ही देख पाते हैं। कभी अपनी कल्पना के माध्यम से उसके बियॉन्ड भी, उसके आगे भी क्या चल रहा है उसके मस्तिष्क में, या और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो भी देख पाता है। इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कवि संभाव्य का भी पुनर्सृजन करता है। ये किसने कहा, किसी को याद है? किसी को याद है ये कि कवि जो दिख रहा है उसका तो वर्णन कर ही सकता है, जो संभावित है, जो नहीं हुआ है, हो सकता है या हो सकता था, उसका वर्णन भी कर सकता है। ये किसने कहा है? मैम अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है, शाबाश। तो एक उसने कहा कि प्रतीयमान जैसा दिखाई देता है जीवन जगत उसका पुनर्सृजन करता है कवि, और जैसा संभावित है उसका पुनर्सृजन भी करता है कवि। तो ये करने के क्रम में वो जो सत्य है उसमें बहुत कुछ जोड़ता भी है अपनी तरफ से। ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है इसके बारे में जिक्र तो किया अरस्तु ने, लेकिन वो किस शक्ति के माध्यम से ऐसा कर पाता है ये नहीं बताया अरस्तु ने। अब कॉलरिज ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि कवि और सामान्य मनुष्य में अंतर होता है। सामान्य मनुष्य तो अनुभव कर पाता है, देख पाता है जगत को, वो सही गलत जो भी मूल्य उसने सीखे हैं जीवन के उसके आधार पे विश्लेषण भी कर पाता है अपने जीवन जगत का। लेकिन कलाकार के अंदर, दार्शनिक के अंदर, चित्रकार के अंदर, कवि के अंदर, साहित्यकार के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो इस जीवन जगत के बीच चलने वाली सूक्ष्म प्रक्रियाओं को भी पुनर्सृजित कर पाता है, और जो है वैसा भी चित्रित कर पाता है, और जैसा संभावित है उसका भी चित्रण कर पाता है। और कॉलरिज ने उसको फिर नाम दे दिया कि ये वास्तव में कवि कल्पना है या ये गौण कल्पना है। प्राथमिक कल्पना तो सबके अंदर होती है, समान रूप से विद्यमान होती है, लेकिन गौण कल्पना या जिसे उन्होंने कवि कल्पना कहा, सृजनात्मक कल्पना कहा, या द्वितीयक कल्पना भी इसे कह सकते हैं, वो कल्पना किसी किसी में होती है, और जिसमें ये प्रतिभा या कल्पना की प्रतिभा जो है वो सृजनात्मक होकर उभरती है, वो कवि, कलाकार, साहित्यकार कहलाता है, और वो विशिष्ट प्रकार से अपने इस शक्ति का प्रयोग करके जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनर्सृजन कर पाता है। इतना समझ पाए आप सभी लोग? जी मैम। सभी को समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और प्राथमिक कल्पना और द्वितीय या गौण कल्पना के बीच का अंतर करेंगे। इसके माध्यम से हम इस कल्पना की विशेषताएं भी कर लेंगे। ठीक, जी और धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ डाउट, आज ट्यूटोरियल भी है, तो किसी को कुछ डाउट हो या कुछ परेशानी हो, किसी विषय से संबंधित कुछ बात कहनी हो तो कह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं उसको।
किसी को कुछ पूछना है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे आगे क्लास में 11 बजे के बाद भी। श्वेता, आप ये वाली अटेंडेंस तो ले ही लीजिए। यस मैम। डाउट्स हैं जी किसी के पास कि नहीं है? एकदम सब समझ में आ रहा है? पढ़ना शुरू कर दिया सबने? यस मैम। तो कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत भी मैंने गूगल क्लासरूम पर भेज दिया है आपको, वहां से भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और कल हम कल्पना के स्वरूप पर, जो कल्पना कवि कल्पना है या द्वितीय कल्पना है, उसके स्वरूप पर, उसके प्रकार या फंक्शन पर, और फिर उसके बाद प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना के अंतर पर बात करेंगे। ठीक है, जी मैम। तो फिर मैं लीव करती हूँ क्लास, अगर डाउट्स नहीं है किसी के पास तो। कर दूं लीव? यस मैम, कर दीजिए। यस मैम।